नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत यादव। दोस्तों, आप सबसे रूबरू होने के लिए लाइफलाइन क्लासेस में आपसे रूबरू होने के लिए आया हूं। दोस्तों, कंपनी अंकेक्षण और सरकारी कंपनी का अंकेक्षण अपन पढ़ेंगे। अपना ऑडिट टॉपिक चल रहा था और अपना अध्याय संख्या 6 पर पहुंच गए, यानी अपन ने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आज जो टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं, इसके बाद में अपना एक टॉपिक और बचेगा, ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद अपना अंकेक्षण समाप्त हो जाएगा। फिर आपके लिए मैं क्वेश्चनों की सीरीज लेके आऊंगा। तो दोस्तों, कंपनी अंकेक्षण और सरकारी कंपनी का अंकेक्षण को समझिएगा। दोस्तों, अच्छा टॉपिक है। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक में से मिलेंगे एग्जाम में। और दोस्तों, समझने का भी है थोड़ा, और थोड़ा रटने का भी टॉपिक है। तो दोस्तों, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। दोस्तों, अपन जो पढ़ते हुए चल रहे हैं, नोट्स हैं बनाते हुए चल रहे हैं दोस्तों, ये आपके लास्ट टाइम पे आपके सागर, वर्तमान में भी आपके लिए गागर में सागर है, और लास्ट टाइम में आपके लिए सारांश रूप में पढ़ने के लिए, ऑडिट को एग्जाम से पहले रिवाइज करने में भी काम आएंगे। और यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे, इतना मेरा विश्वास है। 20 से प्लस हो सकते हैं, 20 से कम नहीं होंगे। अगर आपको यहाँ से 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं और लिमिटेड मैटर है, गागर में सागर है, तो दोस्तों आपको, मैं तो उम्मीद करता हूँ, मैं तो कहता हूँ पढ़ लेना चाहिए। और अच्छा मैटर है, लिमिटेड मैटर है, आपके पास समय की भी कोई कमी नहीं है। एक बार जरूर पढ़ें, मेरा पढ़ाया हुआ एक बार अवश्य पढ़ें, ताकि आपको लगेगा कि वास्तव में शानदार चीज़ है। तो दोस्तों, कंपनी अंकेक्षण। दोस्तों, अपन कंपनी के अंकेक्षण के प्रकार पढ़ के आए थे कि कंपनी अंकेक्षण कितने प्रकार का होता है। वैधानिक अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण। तो इस प्रकार से अपन कई प्रकार के अंकेक्षण पढ़ के आए थे। अब दोस्तों, अपन कंपनी अंकेक्षण और सरकारी कंपनी अंकेक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कंपनी की परिभाषाएं आप सबने बीओ में पढ़ रखी होंगी। दोस्तों, बीओ में कंपनी की परिभाषाओं के संबंध में पढ़ रखा होगा आपने सभी कंपनियों की, कि कितने प्रकार की कंपनी होती है, कौन कौन सी कंपनी होती है। तो दोस्तों, हम आपको एक बात समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, कंपनीज एक्ट। दोस्तों, वर्तमान में भारत में कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए, कंपनियों को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने जो अधिनियम बना रखा है, वो दोस्तों कंपनीज एक्ट 2013 लागू है। आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान समय में भारत के अंतर्गत कौन सा कंपनी अधिनियम लागू है। तो दोस्तों, कंपनीज एक्ट 2013 भारत में लागू है। इसमें कुल कितने चैप्टर हैं दोस्तों? 29 चैप्टर हैं इस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। इस 29 चैप्टर हैं, यानी कि कंपनीज एक्ट भारत की संसद ने बनाया। किसके लिए बनाया? कंपनियों को नियंत्रित करने और कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए बनाया। कंपनीज एक्ट 2013 को कुल 29 चैप्टरों में बांटा गया है, 29 भागों में बांटा गया है। चैप्टर इसमें 29 हैं, और इसमें धाराएं आपसे पूछे तो दोस्तों 470 धाराएं। ये यहाँ गलती से 270 लिखा गया दोस्तों, 470 धाराएं हैं इसमें। तो आपसे पूछे कंपनी वर्तमान समय में भारत में कौन सा कंपनी अधिनियम लागू है, तो 2013। वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 में कुल कितने चैप्टर हैं आपसे पूछे तो 29 चैप्टर हैं। आपसे पूछे वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 में कितनी धाराएं हैं, तो 470 धाराएं हैं। कंपनी ऑडिट से संबंधित कौन सा चैप्टर है दोस्तों? कंपनी ऑडिट का वर्णन कंपनी अधिनियम 2013 के किस चैप्टर में किया गया है, तो दोस्तों चैप्टर संख्या 10 में किया गया है। 2 पॉइंट क्लियर। अब दोस्तों, कंपनी एक्ट 2013 की कौन सी धाराएं कंपनी ऑडिट से संबंधित हैं? कंपनीज एक्ट 2013 की कौन सी धाराएं हैं जो कंपनी ऑडिट से संबंधित है? तो धारा 139 से लेके 148 तक के कंपनी ऑडिट से संबंधित धाराएं हैं कंपनी अधिनियम 2013 में। इसके साथ में क्या बनाया गया है? कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014 बनाए गए हैं। इनको भी पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि ये भी लागू है। ये नियम बनाए गए हैं कंपनी अधिनियम में, किए जो प्रावधान किए गए हैं उनको स्पष्ट करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए नियम बनाए गए, रूल बनाए गए हैं। कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर के संबंध में रूल है, तो इनको कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014 कहते हैं। 2014 में बनाया गया था। भारत में प्रत्येक कंपनी को वैधानिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। कैसा है? अनिवार्य है, यानी कि भारत में कोई भी कंपनी है तो उसको वैधानिक अंकेक्षण करवाना क्या है? अनिवार्य है। तो दोस्तों, 5 पॉइंट हो गए अपने क्लियर। इन पांचों पॉइंट का अपन
30 सेकंड के अंदर रिवीजन करेंगे। दोस्तों वर्तमान में कंपनी अधिनियम कौन सा लागू है? 2013 लागू है। इसमें चैप्टर कितने हैं दोस्तों? इसमें चैप्टर 29 हैं। और इसमें धाराएं कितनी हैं दोस्तों? कंपनी अधिनियम 2013 में धाराएं पूछे आपसे तो दोस्तों 470 धाराएं हैं। अब दोस्तों कंपनी अंकेक्षण के संबंध में चैप्टर कौन सा है? इसमें तो चैप्टर 10 में कंपनी अंकेक्षक का वर्णन किया गया है। और अब आपसे पूछे कि कंपनी अंकेक्षक से संबंधित धाराएं कौन सी हैं इसमें से? इन्हें 470 धाराओं में से कंपनी अंकेक्षण से संबंधित धाराएं तो 139 से प्रारंभ होती हैं और ले 148 तक की धाराएं शामिल हैं। और अब आपसे पूछे कि कंपनी, तो दोस्तों प्रत्येक कंपनी को क्या करवाना अनिवार्य है? अंकेक्षण कौन सा? वैधानिक। ये वैधानिक अंकेक्षण होता क्या है दोस्तों? वैधानिक अंकेक्षण होता है कानून द्वारा करवाना अनिवार्य हो कंपनी अधिनियम के अनुसार, तो वो वैधानिक अंकेक्षण कहलाता है। तो अपन ने रिवीजन किया, कंपनी अधिनियम 2013 लागू है, 29 चैप्टर है, इसमें धाराएं 270 है, सॉरी 470 है। इसमें कंपनी ऑडिट अंकेक्षण से संबंधित चैप्टर 10 है, इसमें 139 से लेकर 148 तक की धाराएं लागू होती है। कंपनी में पर कंपनियों को अनिवार्य है कौन सा अंकेक्षण? वैधानिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, कानून द्वारा अनिवार्य है, उसी को वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। धारा 141 दोस्तों ये क्या कहती है? कंपनी अंकेक्षक की योग्यता और अयोग्यताओं की बात करती है। आपसे पूछे कि धारा 141 किसके संबंध में है, तो कंपनी अंकेक्षक की योग्यताएं दे रखी हैं इसमें और इसकी अयोग्यताएं दे रखी हैं। अब योग्यताओं में पहला दोस्तों 141 एक का क्या अर्थ है? यहाँ पे 141 एक का अर्थ है सीए होना आवश्यक है। कंपनी अंकेक्षक की योग्यता क्या है? सीए होना चाहिए, वो तभी अंकेक्षक कर सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए उसको, भारत में अंकेक्षण करने का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और होल टाइम प्रैक्टिस इन इंडिया होना चाहिए, यानी कि भारत में ही पूरे समय रहता हो और प्रैक्टिस करता हो, यानी कि अंकेक्षण का कार्य केवल भारत में रह के करता हो। तो ऐसा व्यक्ति कंपनी का क्या कर सकता है? अंकेक्षण कर सकता है। ये कंपनी के अंकेक्षक की योग्यता हो गई। अब कंपनी का अंकेक्षण एक फर्म भी कर सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी कर सकती है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी कर सकती है। बहुसंख्यक साझेदार क्या होने चाहिए? तो एक साझेदारी फर्म है, सीए ने मिलके बना रखी है, उसमें बहुसंख्यक साझेदार सीए होने चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए उनके पास और होल टाइम प्रैक्टिस इन इंडिया होने चाहिए। अब ये मैं आपको रफ स्लाइड में डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों आपसे पूछे कि धारा 141 से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 किसके संबंध में, तो आप क्या कहेंगे? कंपनी अंकेक्षक की योग्यताएं व योग्यता। इसमें कंपनी अंकेक्षक की योग्यता और अयोग्यता दे रखी है। अब आपको देगा धारा 141 से इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? धारा 141 से और उपधारा 1, इसका अर्थ दोस्तों ये होता है, कोष्टक में 1 लिखा जाता है, इसका अर्थ ये है धारा 141 है और ये जो कोष्टक में लिखा गया है उपधारा है। तो धारा 141 उपधारा 1 ये क्या कहती है कि कंपनी का अंकेक्षण करने के लिए क्या होना चाहिए? सीए होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके पास प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए और वो भारत में क्या करता हो? प्रैक्टिस करता हो पूरे समय।
ये योग्यता हो गई। अब दोस्तों ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दोस्तों सीए इंस्टीट्यूट है, आईसीएआई को बोलते हैं सीए इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये आईसीआई की फुल फॉर्म है। आईसीआई क्या करता, अपन ने पहली क्लास में ये पढ़ा भी था। आईसीआई की फुल फॉर्म क्या है? ये आईसीआई क्या करता है दोस्तों, सीए जो होते हैं उनको क्या देता है, सर्टिफिकेट देता है, प्रमाण पत्र देता है। प्रमाण पत्र कैसा देता है? प्रैक्टिस का। जो सीए अंकेक्षण करना चाहता है उसको कैसा प्रमाण पत्र चाहिए? उसको प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र चाहिए। जो जॉब करता है उसको जॉब का प्रमाण पत्र देता है ये। और दोस्तों जो सीए टीचिंग का कार्य करता है तो उसको टीचिंग का प्रमाण पत्र लेना होता है, कहां से? सीए इंस्टीट्यूट से। तो दोस्तों अंकेक्षण कार्य कौन कर सकता है? जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और अंकेक्षण करने के लिए उसने सीए इंस्टीट्यूट से प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र ले रखा है, तो उसके पास प्रैक्टिस का सीए होना चाहिए, प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और भारत में प्रैक्टिस करता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है अंकेक्षण का कार्य अमेरिका में करता है, कभी आकर भारत में कोई कंपनी का अंकेक्षण करेगा, ऐसा नहीं। वो पूरे समय भारत में अंकेक्षण कार्य करता हो वही कंपनी का अंकेक्षण कर सकता है। अब आपको एक बात समझ में आई। अब दूसरा दोस्तों, एक सीए, दो सीए, तीन सीए और चार सीए। दोस्तों ये चार दोस्त हैं, सीए हैं चारों। इनको किन्होंने क्या विचार किया कि अपन एक बनाते हैं साझेदारी, साझेदारी फर्म बनाते हैं। इन्होंने साझेदारी फर्म बना ली। अब दोस्तों ये साझेदारी फर्म को भी क्या नियुक्त किया जा सकता है? कंपनी में नियुक्त अंकेक्षक। कहाँ पे? इस साझेदारी फर्म को भी अंकेक्षक, इन्होंने साझेदारी कर ली कि अपन चारों मिलकर अंकेक्षण कार्य क्या करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा बराबर बराबर बांटेंगे। तो साझेदारी फर्म बना ली, तो इस फर्म को भी अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है किसी भी कंपनी में। अब ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अंकेक्षक किसको नियुक्त किया जा सकता है? 141(2) के अपने पॉइंट संख्या 1 में क्या कह रहा था कि सीए सीए फर्म सीए फर्म भी अंकेक्षक नियुक्त हो सकती है। एलएलपी, अब इन्होंने तय कर लिया कि अपन साझेदारी फर्म तो बनाएंगे लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाएंगे। या आप बीओ में पढ़ के आए होंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। तो दोस्तों इन्होंने साझेदारी फर्म बनाई, उसको इन्होंने तय किया कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाएंगे, तो उसको भी अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है किसी भी कंपनी में। ये दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब अपना तीसरा पॉइंट क्या है? ये अधिकांश, लेकिन इसकी शर्त है कि ये साझेदारी फर्म में जो सीए हैं ये अधिकांश क्या होने चाहिए? सीए होने चाहिए, तभी ये फर्म को अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। अधिकांश सीए होने चाहिए और भारत में प्रैक्टिस करते हों, भारत में अभ्यासरत होने चाहिए ये, तभी इनको नियुक्त किया जा सकता है। अब आप समझना, अपनी फेयर स्लाइड पर चलेंगे। ये समझो, सीए फर्म होनी चाहिए, उसको नियुक्त किया जा सकता है, या तो किसी सीए को नियुक्त किया जा सकता है, या सीए फर्म को नियुक्त किया जा सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कर रखी है उसको भी सीए में अंकेक्षण कंपनी का करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन इसकी शर्त क्या है? वह बहुसंख्यक साझेदार क्या होना चाहिए? सीए होने चाहिए, उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, होल टाइम प्रैक्टिस इन इंडिया, भारत में पूरे समय प्रैक्टिस करने वाले होने चाहिए। अब यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अपन योग्यताएं पढ़ चुके, अंकेक्षक करने के लिए, कंपनी का अंकेक्षण करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब अपन अयोग्यताएं पढ़ेंगे कंपनी के अंकेक्षण के संबंध में। समामेलित संस्था कंपनी ऑडिटर नहीं हो सकती। पहला पॉइंट, समामेलित संस्था कौन सी होती है दोस्तों? कंपनी बना ले कोई तो वो समामेलित संस्था कहलाती है, यानी कि जिसका कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकरण किया गया हो वो सब समामेलित संस्थाएं हैं। समामेलित संस्था कंपनी ऑडिटर नहीं हो सकती।
अब कंपनी के अधिकारी कर्मचारी भी दोस्तों कंपनी के स्वयं के अधिकारियों से कंपनी ऑडिट नहीं करा सकती, अंकेक्षण कार्य नहीं करा सकती, विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। स्वयं के अधिकारियों से तो वो जैसा चाहेगी वैसी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करवा लेंगे, तो इसलिए कंपनी के स्वयं के अधिकारी अंकेक्षण नहीं कर सकते, कंपनी का कर्मचारी अंकेक्षण नहीं कर सकता। ये दूसरा पॉइंट हो गया। कंपनी के और कंपनी का कोई अधिकारी है या क्या है कर्मचारी है और उसका कोई क्या है साझेदार है, या कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी का या तो साझेदार है और या इसका कर्मचारी है, कर्मचारी का कर्मचारी कंपनी के या कंपनी के अधिकारी का कोई कर्मचारी है, वो भी अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकता। ये तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट, ऐसा व्यक्ति जिसका साझेदार उसका रिलेटिव यदि नीचे दी गई कंपनियों में। अब इस तीसरे पॉइंट चौथे पॉइंट को अपन बाद में समझेंगे, पहले तीनों पॉइंट को रफ स्लाइड में समझते हैं। दोस्तों कौन अयोग्य होगा? अयोग्यता किसकी? कंपनी का अंकेक्षक की। कंपनी अंकेक्षक की अयोग्यता क्या होगी दोस्तों? 4C है मान लो। चार सीए हैं ये दोस्त हैं, इन्होंने क्या कहा कि अपन अंकेक्षण कार्य करेंगे। इनके पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट भी है, पूरे समय भारत में प्रैक्टिस भी करते हैं और चारों सीए भी हैं, तो ये तो अंकेक्षण करने के लिए तो योग्य हो गए। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि अपन साझेदारी नहीं करेंगे, साझेदारी नहीं करेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि अपन बनाएंगे कंपनी और फिर उस कंपनी के माध्यम से अंकेक्षण करेंगे। तो दोस्तों ये अंकेक्षण नहीं कर सकते, अयोग्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अयोग्य हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या हुआ? अब अपना पॉइंट दूसरा, पहला पॉइंट तो यही, दूसरा पहला पॉइंट यही कहता है कि समामेलित संस्था कंपनी बन गई तो इसको क्या कहते हैं? समामेलित, समामेलित संस्था हो गई। समामेलित संस्था अंकेक्षण का कार्य नहीं कर सकती, यानी कि कोई सीए मिलकर कंपनी बना ले, उनके माध्यम से अंकेक्षण करना चाहे तो अयोग्य हो जाएंगे। साझेदारी बनाकर अंकेक्षण कार्य कर सकते हैं, साझेदारी फर्म को अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है, कंपनी को अंकेक्षक फर्म नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा, कंपनी है, अपने ही अधिकारियों को, मान लीजिए कंपनी में कोई नौकरी कर रहा है, क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है कोई सीए। अब कंपनी इसी को, वो कंपनी में क्या है? अधिकारी है, और कंपनी इसी से, इसी सीए से जो उनका उसी कंपनी में अधिकारी है उससे अंकेक्षण कार्य नहीं करा सकती, अयोग्य होगा ये। क्योंकि दोस्तों ये इसी कंपनी में नौकरी कर रहा है, तो स्वयं कंपनी अपने अधिकारी से या अपने कर्मचारी से भी अंकेक्षण नहीं करवा सकती। ये दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा, अधिकारी है कोई कंपनी का, उसका कोई क्या है? नौकर है, या अधिकारी का क्या है? साझेदार है, या कर्मचारी है कोई कंपनी का, उस कर्मचारी का कर्मचारी है, यानी कि कर्मचारी है, कंपनी में नौकरी करता है, उसके घर पे कोई कर्मचारी है, उसका, उससे भी अंकेक्षण कार्य नहीं कराएंगे। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि समामेलित संस्था कंपनी ऑडिटर नहीं हो सकती, कंपनी के अधिकारी कर्मचारी भी कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकते, कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी का साझेदार या कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी का कर्मचारी ये भी अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकता। और अब अपन चौथा पॉइंट समझें उससे पहले दोस्तों आपको एक बात समझना आवश्यक है। ये ए कंपनी है दोस्तों, ये बी कंपनी है, अब दोस्तों इसके 50% से अधिक
शेयर किसने खरीद लिए? ए कंपनी ने। दोस्तों बी कंपनी है, इसके 50% से अधिक शेयरों पर अधिकार किसका हो गया? ए कंपनी ने इसके 50% से अधिक शेयर खरीद लिए, ए कंपनी ने। तो दोस्तों ये ए कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएगी? होल्डिंग। और ये बी कंपनी क्या कहलाएगी? सब्सिडरी। अब ये दोस्तों होल्डिंग कंपनी कौन हुई? ए। और सब्सिडरी कंपनी कौन सी हुई? बी। तो दोस्तों ये होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है आपको समझ में आ गया होगा। जब ए कंपनी ने बी कंपनी के 50% से किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं तो उस कंपनी पर, बी कंपनी पर नियंत्रण किसका हो गया? भाई 50% से बी कंपनी के शेयरों पर, संपत्ति पर अधिकार किसका हो गया? ए का हो गया। तो दोस्तों नियंत्रण भी ए का ही होगा। तो नियंत्रण ए का होगा तो दोस्तों ये होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और ये सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। तो ये परिभाषा आपने याद कर समझ में आ गई होगी। अब अगली एक और परिभाषा समझेंगे अपन, और वो समझेंगे एसोसिएट कंपनी की। अब ये दोस्तों एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है? दोस्तों ए कंपनी है मानो, बी कंपनी है। दोस्तों 20% से अधिक, लेकिन 50% तक शेयर। अब ये ए कंपनी ने क्या किया दोस्तों? वहां पे तो क्या था, 50% से अधिक शेयर खरीद रही थी ए कंपनी, और अब इसने क्या किया कि 20% से तो अधिक खरीदे हैं लेकिन 50% तक शेयर खरीदे हैं, यानी कि 20% से 50% के बीच में बी कंपनी के शेयरों पर अधिकार ए कंपनी का है। तो दोस्तों ए कंपनी की ये एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। कैसी कंपनी? बी कंपनी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। तो दोस्तों अगर 50% से अधिक खरीदेगी तो ये तो सब्सिडरी और ये होल्डिंग कहलाएगी, और 50% से कम लेकिन 20% से अधिक शेयर ए ने खरीद लिए तो दोस्तों ये इसकी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। अभी अपन ने दोनों परिभाषाएं क्यों पढ़ी हैं वो अब आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब ये चौथा पॉइंट, ऐसा कोई व्यक्ति या उसका कोई साझेदार या उसका रिलेटिव। दोस्तों कोई व्यक्ति है, कोई साझेदार है उसका, या उसका रिलेटिव है। किसी व्यक्ति है एक, उसका साझेदार या उसका रिलेटिव नीचे दी गया अगर कोई कार्य करता है तो वो व्यक्ति उस कंपनी में सीए का कार्य नहीं कर सकता, मतलब कि ऑडिट नहीं कर सकता, अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसका कोई साझेदार या उसका रिलेटिव नीचे दिए गया अगर कोई कार्य करता है तो वो उस कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकता। अब कौन सी कंपनी में कार्य करता है? यदि नीचे दिए गए कार्य करे तो वह कंपनी में या उसकी होल्डिंग कंपनी में या उसकी सब्सिडरी कंपनी में या उसकी एसोसिएट कंपनी में या उसकी होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी में डिस्क्वालीफाई। अगर कोई व्यक्ति है वो नीचे दिए गए कार्य करेगा, व्यक्ति स्वयं कोई कार्य करता है ऐसा, अब ये दो इन कंपनियों में वो डिसेबल हो जाएगा। एक मिनट वापस से बताता हूं। कोई व्यक्ति है या उसका साझेदार या उसका रिलेटिव, मान ले एक व्यक्ति है ए, एक का रिलेटिव उसका साझेदार है
क्या करता है, कोई होल्डिंग कंपनी किसी कंपनी में या उसकी होल्डिंग कंपनी में या उसकी सब्सिडरी कंपनी में या सब्सिडरी की होल्डिंग कंपनी में या एसोसिएट कंपनी में, किसी भी प्रकार की इनमें से कंपनी में क्या करता है, निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य करता है, व्यक्ति स्वयं करता है या उसका साझेदार या उसका रिलेटिव, तो वो उस कंपनी के लिए अयोग्य हो जाएगा, उस कंपनी का अंकेक्षण वो व्यक्ति नहीं कर सकता। तो वो शर्तें क्या है दोस्तों, सीए है, सीए के रिलेटिव ने, स्वयं ने, सीए के साझेदार ने और सीए के रिलेटिव ने क्या कर लिया, सिक्योरिटी खरीद ली, किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी खरीद ली, तो वो उस कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकता। सीए है, वो कोई व्यक्ति सीए है, उस व्यक्ति का रिलेटिव ने, साझेदार ने, या तो साझेदार ने या रिलेटिव ने या उसने स्वयं ने 5 लाख से ज्यादा का ऋण या लोन ले रखा है उस कंपनी से, तो उसका भी वो अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर दबाव होगा, वो स्पष्ट रूप से अंकेक्षण कार्य नहीं कर पाएगा। या 2 लाख से ज्यादा की कहीं गारंटी दे रखी है उसने लोन की, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में वो सीए स्वयं या उसका रिलेटिव या फिर उसके साझेदार ने अगर 2 लाख से अधिक की गारंटी दो रखी है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर भी अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकता। तो रिलेटिव 1 लाख रुपए तक की फेस वैल्यू की इक्विटी शेयर ले सकता है, ये छूट दी गई है। अब ये बातें अपन डिटेल में समझेंगे। कैसे, मान लो राम है, कोई व्यक्ति है या उसका साझेदार या उसका रिलेटिव, दोस्तों ये तीनों व्यक्ति मिलकर के, या तो वह व्यक्ति स्वयं या उसका साझेदार या उसका रिलेटिव, इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति क्या करता है, यदि क्या कर लेता है, शेयर खरीद लेता है, शेयर कहें या इसको क्या कहें, सिक्योरिटी, किसी कंपनी की सिक्योरिटी खरीद ली, शेयर खरीद लिए है, खरीदता है, या फिर वो क्या करता है, 5 लाख का लोन ले लिया, 5 लाख से ज्यादा का क्या ले लिया, लोन, एडवांस, 5 लाख से ज्यादा का लोन ले लिया या एडवांस ले लिया उसने। और तीसरा कार्य इसने क्या कर लिया, 2 लाख गारंटी दे दी किसी लोन के लिए। अब समझना दोस्तों, समझ में आ जाएगा तो आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी, अन्यथा ये याद करने मुश्किल हो जाएंगे। कोई व्यक्ति है या उसका साझेदार या उसका रिलेटिव, इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति इन तीनों कार्यों में से कोई भी एक कार्य भी करेगा, तो वो उस कंपनी का वो व्यक्ति अंकेक्षक नहीं होगा, नहीं कर सकता, अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकता फिर ये। ठीक है, वो व्यक्ति स्वयं क्या करे, शेयर खरीद ले, सिक्योरिटी खरीद ले, या फिर 5 लाख से ज्यादा का लोन ले ले उस कंपनी से, या एडवांस ले ले, या 2 लाख से ज्यादा की गारंटी दे रखी है उसके किसी लोन के लिए, तो वो अंकेक्षक नहीं हो सकता। साझेदार है उसका, उस व्यक्ति का कोई साझेदार है, उसने कर रखा है ऐसा ही, सिक्योरिटी ले ली, या फिर उसने 5 लाख से ज्यादा का लोन ले लिया किसी कंपनी से, या उसकी 5 लाख से ज्यादा की गारंटी दे दी, तो वो उस कंपनी का उस साझेदार ने ले ली, तो भी वो व्यक्ति अंकेक्षक नहीं हो सकता। उस व्यक्ति के ही रिलेटिव ने अगर क्या ऐसा ही काम कर दिया, शेयर खरीद लिया, 5 लाख से सिक्योरिटी ले ली, 5 लाख से ज्यादा का लोन एंड एडवांस ले लिया, या फिर 2 लाख से अधिक की गारंटी उसके रिलेटिव ने भी अगर दे दी, तो भी वो व्यक्ति अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकता ये व्यक्ति। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी में, किसी कंपनी में ले लिया शेयर, ये कर शर्तें किसी कंपनी में कर दी तो उस कंपनी का नहीं कर सकता, उस कंपनी की सब्सिडरी में कर दी तो भी उस कंपनी में अंकेक्षण नहीं कर सकता, सहायक कंपनी में कर दी तो भी नहीं कर सकता, हाँ एसोसिएट कंपनी के साथ ऐसा किया तो भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा ऐसी मेरी उम्मीद है। हाँ लेकिन एक छूट दे रखी है,
इसमें यहाँ पे शेयर सिक्योरिटी खरीद ली 1 रुपए की भी तो नहीं कर सकता, व्यक्ति ने स्वयं ने खरीद ली, साझेदार ने खरीद ली, तो 1 रुपए की भी खरीद ली ना, तो वो अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकता उस कंपनी में। लेकिन रिलेटिव 1 लाख रुपए तक की शेयर खरीद सकता है। रिलेटिव 1 लाख रुपए से अधिक का अगर खरीद रहा है ना, तो वो अंकेक्षण नहीं कर सकता। ये अपन ने नोट में लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यदि गलती से दोस्तों 1 लाख रुपए से अधिक हो गई रिलेटिव की शेयर्स की, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू, तो उसको 60 दिन का समय दिया जाएगा, गलती सुधार सकता है, यानी कि वो शेयर्स को बेच सकता है। मान लीजिए सीए है, सीए के रिलेटिव ने क्या किया, 1 लाख रुपए से अधिक के रुपए के शेयर खरीद रखे हैं, तो उसको 60 दिन का समय दिया जाएगा। गलती से खरीद लिए, उसको पता नहीं था कि मेरा रिलेटिव इसी कंपनी में ऑडिटर अंकेक्षण का कार्य कर रहा है, तो उसने 1 लाख रुपए से अधिक के शेयर कर लिए, तो 60 दिन के अंदर वो अपनी गलती सुधार सकता है, इनको बेच सकता है। अब दोस्तों रिलेटिव में कौन कौन आएंगे, रिलेटिव की परिभाषा क्या है यहाँ पे, तो दोस्तों जीवन साथी यानी कि सीए है, उसकी वाइफ रिलेटिव कहलाएगी, पिता उसका, माता उसकी, माता पिता वाइफ है, उसका भाई उसकी बहन, उसका भाई उसकी बहन, उसका पुत्र उसकी पुत्री, पुत्र की पत्नी और पुत्री का पति, ये सब रिलेटिव कहलाएंगे उसके। तो रिलेटिव की परिभाषा में कौन कौन आएगा, जीवन साथी आएगा, वाइफ आएगी, माता पिता आएगा, पुत्र आएगा, पुत्र की पत्नी आएगी, और पुत्री है तो पुत्री का पति आएगा। उपयुक्त रिलेटिव में सौतेली बेटी को छोड़कर बाकी सब व्यक्ति को शामिल किया गया है। सौतेले जो भी होंगे ना, सौतेला भाई है, सौतेली बहन है, यानी कि गोद लिया हुआ है, तो वो भी सब शामिल होंगे। सीए स्वयं उसके पार्टनर द्वारा भी सिक्योरिटी धारण नहीं किया जा सकता। साझेदार और स्वयं तो बिल्कुल 1 रुपए की भी अगर सिक्योरिटी धारण कर लेंगे तो वो अयोग्य हो जाएंगे। लेकिन रिश्तेदारों को छूट है, रिलेटिव्स को छूट है कि 1 लाख रुपए से तक की सिक्योरिटी धारण करेंगे तो वो व्यक्ति उसमें कंपनी में सीए कर अंकेक्षण कार्य कर सकता है। यदि सीए अपनी फीस एडवांस में ले रखी हो और 5 लाख से ज्यादा हो तो वो अयोग्य हो जाएगा। एडवांस में फीस ले ली और 5 लाख से ज्यादा की फीस ले ली तो भी वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। अब ये होल्डिंग कंपनी होती क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। यदि ए लिमिटेड बी लिमिटेड के आधे से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा क्या कर लिए, शेयर्स खरीद लिए, पर अधिकार हो गया, तो ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी और बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मुख्य होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कहलाएगी। अब ये मामला भी समझिएगा, ए, ये बी बाबा और ये सी कंपनी, इसके 50% से अधिक शेयर्स पे हिस्सा किसका है, ए का है, तो ए क्या हो गई, होल्डिंग। अब इसके 50% से अधिक हिस्सा, ये क्या हुई, सब्सिडरी। अब इसके 50% से अधिक शेयर किसने खरीद लिए, बी कंपनी ने, तो ये क्या हो गई, सी के लिए ये क्या हो गई, होल्डिंग, और सी क्या हो गई, सब्सिडरी। तो दोस्तों आप समझिएगा भाई, बी कंपनी के शेयर्स किसने खरीद लिए, 50% से ज्यादा ए ने, तो ए का नियंत्रण हो गया, तो ये सब्सिडरी हो गई, ये होल्डिंग हो गई। अब ये बी ने क्या किया, बी ने सी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए, तो बी का नियंत्रण सी पर हो गया, तो दोस्तों ये सब्सिडरी हो गई, ये होल्डिंग हो गई। तो दोस्तों अब समझिएगा, होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी क्या कह, भी होल्डिंग कंपनी की भी ये सब्सिडरी कहलाएगी। समझ गए भाई, ये इसका मालिक, ये होल्डिंग कंपनी है, इसकी सब्सिडरी ये है, और इस कंपनी की सब्सिडरी ये है, तो ये इसकी भी सब्सिडरी हो जाएगी। बस यही बात है और कुछ नहीं। सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मुख्य होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी होती है। ये नोट दे रखे हैं, ये समझाने के लिए दे रखे हैं कि होल्डिंग क्या होती है, सब्सिडरी क्या होती है। अब एसोसिएट कंपनी,
यदि किसी कंपनी के 20% या इससे ज्यादा 50% शेयर किसी अन्य कंपनी ने धारण कर लियो तो वो एसोसिएट कंपनी कहलाती है, ये अपन पढ़ चुके। यदि ऑडिटर व उसके साझेदार कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी व उसकी होल्डिंग की सब्सिडरी के साथ बिजनेस रिलेशन है दोस्तों, वो क्या करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं ना उस कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो अयोग्य हो जाएंगे। व्यवसाय करते हैं ना तो भी दोस्तों वो अयोग्य हो जाएंगे। लेकिन इसका अपवाद क्या है, स्वतंत्र क्रेता और स्वतंत्र विक्रेता, यानी कि बिना कोई छूट प्राप्त किए, बिना कोई जानकारी के अगर स्वतंत्र क्रेता विक्रेता के रूप में अगर क्रय विक्रय कर रहे हैं ना, तो वो अंकेक्षक नियुक्त हो सकता है। अन्यथा अगर वो व्यापार कर रहे हैं उस कंपनी के साथ तो भी वो उसमें अंकेक्षक नियुक्त नहीं हो सकता। यदि पेशेवर सेवाएं दी जा रही हैं, जैसे नॉर्मली बिजनेस में दिया जाता है दोस्तों, मान लो सलाहकार के रूप में अगर नौकरी कर रहा है, सीए सलाहकार है वहां पे, तो वो वहां पे सीए कंकेक्शन का कार्य नहीं कर सकता। कंपनी में डायरेक्टर है कोई रिलेटिव, क्या है, की मेंबर प्रोसेस में है, यानी कि डायरेक्टर बनने की प्रोसेस में है कंपनी में किसी में, या फिर डायरेक्टर है कोई रिलेटिव, किसी सीए का रिलेटिव, तो वो वहां पे भी अंकेक्षक नियुक्त नहीं हो सकता। यदि सीए पूर्ण काल रोजगार में वो नौकरी कर रहा है तो वो अंकेक्षण का कार्य नहीं कर सकता। तो ये अंकेक्षक की अयोग्यताएं अपन देख रहे हैं। यदि सीए अधिकतम 20 कंपनियों में ऑडिट कर सकता है, ऑडिटर बन सकता है। अब लाड़ लो, आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम सोल्व करने का एक बार मैं वापस से प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, समामेलित संस्था कंपनी अंकेक्षण नहीं कर सकती। दूसरा, कंपनी का कोई अधिकारी और कर्मचारी भी अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकता। कंपनी के अधिकारी कर्मचारी का साझेदार या कर्मचारी भी अंकेक्षण नहीं कर सकता। चलो यहां समझिएगा, सबसे पहले तो कौन नहीं कर सकता, समामेलित। क्या नहीं कर सकती, अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकती। दूसरा, कंपनी का क्या है, कोई अधिकारी या क्या है, कर्मचारी। इस अधिकारी का कोई क्या है, कर्मचारी, या इस कर्मचारी का कर्मचारी, या फिर अधिकारी का कोई साझेदार या कर्मचारी का साझेदार। यानी कि कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी है, उसका कोई कर्मचारी या उसका साझेदार अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, कंपनी का अधिकारी कर्मचारी, यदि कंपनी में अधिकारी है कोई व्यक्ति या कर्मचारी है तो वो भी अंकेक्षण का कार्य नहीं कर सकता। और चौथा, किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया, वो शेयर्स खरीद लियो, यानी कि सिक्योरिटी खरीद ली, कितने की सिक्योरिटी खरीद ली किसी कंपनी में, तो वो अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकता। 5 लाख से अधिक का क्या ले लिया, लोन किसी कंपनी से, तो वो भी अंकेक्षण का कार्य नहीं कर सकता। या फिर किस क्या कर लिया, 2 लाख से अधिक की क्या दे दी, गारंटी दे दी, तो वो व्यक्ति भी अंकेक्षण का कार्य नहीं कर सकता। वो व्यक्ति स्वयं में ये कार्य कर देगा, तीनों में से कोई भी, तो वो अंकेक्षण नहीं कर सकता। उसका कोई साझेदार कर देगा, मान लो 3 सीए हैं, उन्होंने मिलकर के फर्म खोल रखी है, और ये तीनों में से अगर कोई भी एक कार्य, एक व्यक्ति ऐसा कार्य कर देगा ना, तो ये तीनों व्यक्ति उस कंपनी में अंकेक्षण नहीं कर सकते। क्या उसका कोई रिलेटिव कर दे, इन तीनों में से कोई एक भी कार्य या तो स्वयं कर दे या रिलेटिव कर दे या साझेदार कर दे, तो वो व्यक्ति कभी भी इनमें इसमें वर्तमान समय में जब तक ये स्थिति कंडीशन बनी रहेंगी वो अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकता।
अगर सीए ने क्या कर लिया, एडवांस में फीस ले ली 5 लाख रुपए से अधिक, तो भी वो अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकता। ये होल्डिंग कंपनी की परिभाषा मैं आपको समझा चुका हूँ, सब्सिडरी कंपनी की परिभाषा आपको समझा चुका हूँ, एसोसिएट कंपनी की भी परिभाषा आप समझ चुके हैं। अब और अंकेक्षण कार्य कौन नहीं कर सकता दोस्तों? जिसका व्यवसाय करता हो, बिजनेस चल रहा हो, किसका, किसी व्यक्ति का, उस व्यक्ति के साझेदार का या रिलेटिव ने उसी कंपनी में जिसमें वो अंकेक्षण युक्त होने जा रहा है, वहां से व्यवसाय है, डायरेक्टली बिजनेस रिलेशन है, डायरेक्टली वहां से लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं, तो भी अयोग्य हो जाएंगे। यदि वो स्वतंत्र क्रेता विक्रेता के रूप में करते हैं तो अयोग्य नहीं होंगे, यानी कि वो उसी प्राइस पर खरीद रहे हैं, आर्म्स लेंथ प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस, यानी कि सामान्यतः जो बिक्री की प्राइस है उसी पर माल खरीद रहे बेच रहे हैं उस कंपनी से, तो अंकेक्षण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। बिजनेस रिलेशन है तो यदि पेशेवर सेवाएं दी जा रही है, यानी कि उसी कंपनी का सीए सलाहकार भी है और उसी कंपनी का अंकेक्षण करेगा, तो नहीं कर सकता। पेशेवर सेवाएं दे रहा है तो कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, उस सीए का कोई रिलेटिव क्या है, डायरेक्टर है या की मेंबर क्या है, की मेंबर प्रोसेस है, यानी कि डायरेक्टर बनने की प्रक्रिया में है, तो दोस्तों वो उसका भी अंकेक्षण नहीं कर सकता। पूर्णकालीन रोजगार में नौकरी कर रहा है दोस्तों, सीए इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन तय कर रखी है और कंपनी अधिनियम में भी ये पॉइंट कह रहा है कि कोई सीए है अगर नौकरी करता है ना कहीं पे, तो वो किसी भी कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकता जब तक वो नौकरी करेगा, क्योंकि नौकरी जो करेगा उसको सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस प्राप्त नहीं होगा और प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट आवश्यक है। तो दोस्तों सीए पूर्णकालीन रोजगार कहीं पूरे समय नौकरी कर रहा है तो वो भी अयोग्य हो जाएगा। अब दोस्तों एक सीए होता है ना, एक सीए 20 कंपनियों में एक वर्ष में अंकेक्षण कर सकता है। दोस्तों ये लिमिट तय की गई है, एक सीए एक वर्ष में अधिकतम 20 कंपनियों का अंकेक्षण कर सकता है। एक सीए अधिकतम 20 कंपनियों में ऑडिटर बन सकता है। कितने दिन में? एक वर्ष में। एक वर्ष में यानी कि 20 कंपनियों का ऑडिट एक सीए कर सकता है। ठीक है, अपवाद है इसका, मतलब ये 20 कंपनियों की जब गणना करेंगे, काउंटिंग करेंगे, तो उसमें 1% कंपनी का ऑडिट किया गया है तो उस कंपनी को काउंटिंग में नहीं गिनेंगे। नी सहकारी कंपनी का ऑडिट किया है उसको भी काउंटिंग में नहीं गिनेंगे। स्मॉल कंपनी को किया गया है तो उसको भी नहीं गिनेंगे। स्मॉल कंपनी होती क्या है? ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख तक हो, टर्नओवर 2 करोड़ तक हो, वो कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाती है। तो दोस्तों इस 20 कंपनियों की जब गिनती करेंगे कि 20 कंपनियों की काउंटिंग करेंगे तो उसमें 1% कंपनी की काउंटिंग शामिल नहीं है, नी सक्रिय कंपनी की शामिल नहीं है, स्मॉल कंपनी की शामिल नहीं है। स्मॉल कंपनी कौन सी होती है? जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख तक और टर्नओवर 2 करोड़ तक हो, वो स्मॉल कंपनी कहलाती है। तो आपसे पूछे एक सीए कितने कंपनियों का अंकेक्षण कर सकता है, तो 20 कंपनियों का अंकेक्षण कर सकता है। 20 कंपनियों की काउंटिंग में ओपीसी 1% कंपनी शामिल नहीं होगी, स्मॉल कंपनी शामिल नहीं होगी, नी सक्रिय कंपनी शामिल नहीं होगी। प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर्स कैपिटल 100 करोड़ से कम है, 100 करोड़ से पेड अप कैपिटल जिसकी पेड अप पूंजी 100 करोड़ से कम है, ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भी इस 20 कंपनी की गणना में नहीं गिनेंगे। यदि कोई सीए कपट का दोषी पाया जाता है तो 10 वर्ष तक वह किसी भी कंपनी में, दोस्तों कोर्ट ने किसी को दोषी ठहरा दिया फ्रॉड करने के लिए, फर्जीवाड़ा करने के लिए किसी सीए को कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया ना, तो वो 10 वर्ष तक अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकता, 10 वर्ष तक। तो आपसे पूछे कोई सीए को कपट का दोषी ठहराए जाने पर वो कितने समय तक अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकता, तो वो दोस्तों 10 वर्ष तक अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकता। अब दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लें एक एक पेज का। एक मिनट दोस्तों, मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूं। अब दोस्तों इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले ले, 470 धारा ये है इसमें। पेज नंबर 1
पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10 और दोस्तों पेज नंबर 11। यहां तक दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले ले। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अब अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।